हेलो बच्चों। आज हम लोग वैद्युत फ्लक्स पर अंकित प्रश्न हल करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने वैद्युत फ्लक्स पढ़ा था कि वैद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ अगर स्थित हो तो उससे होकर कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। कुछ सूत्र थे इसके पहले। कैपिटल ई वेक्टर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, डीएस वेक्टर किसी छोटे पृष्ठखंड का क्षेत्रफल सदिश है, तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस ये होता था उस पृष्ठखंड से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। एक प्रश्न देखते हैं। एक वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र है, कैपिटल ई वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 8k कैप न्यूटन प्रति कूलाम। इसमें जो पृष्ठ रखा है वो एस वेक्टर बराबर 10i कैप मीटर स्क्वायर है और ये निकालना है कि इस पृष्ठ से होकर कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। अच्छा, इस प्रश्न में कभी कभी ऐसा भी रहता है कि कैपिटल ई वेक्टर के साथ जैसे यहाँ मात्रक लिखा है न्यूटन प्रति कूलाम, कभी कभी मात्रक नहीं लिखा रहता है। यहाँ भी जैसे एस वेक्टर के साथ मीटर स्क्वायर लिखा है तो यहाँ पर मात्रक दिया है, कभी कभी प्रश्न में मात्रक नहीं दिया रहता है। अभी प्रश्न में मात्रक दिया है तो हम लोग मात्रक के साथ आगे बढ़ेंगे, और अगर मात्रक नहीं लिखा रहता तो अंत में जब उत्तर लिखेंगे तो वहां सीधे लिख लेंगे कि इतने मात्रक, जितना आया है उतने मात्रक। अभी प्रश्न में क्या क्या दिया है, ई वेक्टर का मान वो हमने लिख लिया, एस वेक्टर का मान वो हमने लिख लिया, वैद्युत फ्लक्स फाई निकालना है। सूत्र में रखते हैं, सूत्र में जब इसमें मान रखते हैं वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस, यहाँ पर हमने पृष्ठ को एस वेक्टर कहा है, मान रख दिए जो भी मान दिया था। डॉट प्रोडक्ट देखिए, ये एक सदिश राशि है, ये दूसरी सदिश राशि है, इन दो और ये घटक रूप में दी हुई है। जैसे आई कैप के साथ जो लिखा है आई कैप, जे कैप और के कैप, ये क्रमशः एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश हैं। अच्छा, हम लोगों ने वेक्टर में एक फार्मूला पढ़ा है कि अगर हम ए वेक्टर को इस तरह से घटक के रूप में व्यक्त करें, बी वेक्टर इस तरह, मतलब ए वेक्टर ए बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, वेक्टर बी बराबर बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। आई कैप, जे कैप, के कैप के साथ जो लिखे हुए हैं वो उस दिशा में, उस अक्ष के अनुदिश घटक हैं उस वेक्टर के। अच्छा, यहाँ ये वेक्टर रूप में था, ये आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपका पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश। तो हम लोग इस सूत्र का प्रयोग कर लेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अदिश गुणन इनके बीच का होगा उनके घटकों के गुणनफलों के योग के, यक्स का यक्स के साथ, वाई के घटक का वाई के साथ और ए के जेड घटक का बी के जेड घटक के साथ। यहाँ पर आप देखिए केवल आई का मतलब यक्स अक्ष के अनुदिश घटक यानी आई के साथ जो दिया हुआ है और यहाँ के आई के साथ जो दिया हुआ है, सीधे आप ई एक्स एस एक्स कर लीजिए बस। इसके एक्स अक्ष के अनुदिश घटक और इसके एक्स अक्ष के अनुदिश घटक का गुणा कर लीजिए। बाकी यहाँ जे कैप और के कैप के घटक समझो शून्य है, तो जब इन दो संख्याओं का गुणा करोगे, एक घटक शून्य है तो ये मान शून्य हो जाएगा, एक घटक शून्य है तो ये पद शून्य हो जाएगा, बचेगा केवल ये एक। तो 2i कैप डॉट 10i कैप यानी आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाएगा, 2 बड़े 10 यानी 20 हो जाएगा सीधे सीधे, और मात्रक दिया था तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। तो इस प्रकार से उस पृष्ठ से होकर के 20 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम का फ्लक्स उस पृष्ठ से गुजरेगा। एक और प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न पर आते हैं। एक समरूप वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई वेक्टर बराबर 500 जे कैप न्यूटन प्रति कूलाम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी हुई है, में 10 सेंटीमीटर भुजा का समतल पृष्ठ, समतल वर्गाकार पृष्ठ लिख लीजिए, 10 सेंटीमीटर भुजा का समतल वर्गाकार पृष्ठ एक्स जेड तल के समांतर स्थित है। यानी जो पृष्ठ है वो वर्ग के आकार का है और उसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है और उसकी दिशा दी हुई है एक्स जेड तल में है यानी वाई अक्ष की दिशा में है। जैसे ये दीवार मान लो इस तल में, इस ब्लैक बोर्ड के तल में अगर कोई तल रखा हुआ है तो उसका मतलब उसकी दिशा या तो इधर मानी जाएगी या उधर मानी जाएगी। तो एक्स जेड तल का मतलब है उसकी दिशा वाई अक्ष के अनुदिश हो गई। एक्स वाई और जेड तीन अगर निर्देशांक हम लोग ले तो जिस तल में है उस तल के लंबवत वाली दिशा। अब ठीक है, आप इधर से देख रहे हो, बाहर की ओर की दिशा अगर ये मानोगे तो इधर, अदरवाइज दूसरी ये, तो प्लस और माइनस दो दिशाएं। तो अभी दो चीजें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मालूम है और 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्गाकार पृष्ठ है जो वाई एक्स जेड तल के समांतर यानी वाई अक्ष की दिशा में उसकी दिशा है स्थित है। इस पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, एक सवाल है। दूसरा इसी में एक भाग और है कि यदि यह पृष्ठ वाई अक्ष की दिशा से 60 अंश का कोण बना रहा हो तब इससे गुजरने वाले फ्लक्स का मान क्या होगा, देखते हैं।
तो प्रश्न के पहले भाग पर आते हैं। एक तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए वेक्टर दी हुई है 500, जे कैप यानी वाई अक्ष के अनुदिश है, न्यूटन प्रति कूलम उसका मात्रक। सतह वर्गाकार है, 10 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, तो क्षेत्रफल उसका निकाल सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल यानी भुजा स्क्वायर। तो सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेते हैं तो 10 × 10⁻² मीटर हो जाएगा, इसका वर्ग। यानी ये 10 × 10⁻² हो जाएगा 10⁻1, क्योंकि ये 10⁻+1 है, और घाते जोड़ेंगे तो 1 और -2 जोड़ेंगे तो -1। तो 10⁻1 आंकिक मान और मीटर का वर्ग मात्रक बाहर लिख लिए, आंकिक मान यहाँ। तो इसका मतलब सतह का क्षेत्रफल 10⁻² मीटर स्क्वायर। दूसरा, ये पृष्ठ XZ तल में स्थित है और इसका मतलब यह है कि इसकी दिशा X, Y, Z और 3 निर्देशांक हैं। जो 2 नाम आप तल में लेंगे उसके अलावा जो तीसरा बचेगा वो उसकी दिशा होगी। जैसे XZ तल में है तो Y अक्ष के अनुदिश होता, अगर यही XY तल में है तो इसका मतलब उसकी दिशा Z की दिशा होती। ये दिशा है और ये तल है। इसी तरह से अगर मान लो Z X दिशा में इस तल में स्थित है तो इसका मतलब है उसकी दिशा Y की दिशा में होती। यहाँ पर ZX या XZ ही था। और उसी तरह से अगर YZ तल में स्थित होता तो उसकी दिशा X अक्ष के अनुदिश होती। तो ये ध्यान रखिएगा कि तल में जो 2 नाम दिए हुए हों उसके अलावा जो तीसरा निर्देशांक बच रहा है वो उसकी दिशा होगी। अब ये प्रश्न XZ तल में है तो तीसरा बचा Y, इसका मतलब इसकी दिशा Y अक्ष के अनुदिश होगी। और Y अक्ष के अनुदिश हम लोग एकांक सदिश जब लिखते हैं तो J कैप लिखते हैं। तो इसका मतलब ये उसका मान है 10⁻² वर्ग मीटर। जब आप एकांक सदिश जोड़ करके क्षेत्रफल सदिश के रूप में लिखे, यहाँ हमने वे तीर नहीं लगाया था, केवल परिमाण लिखा था एक, और यहाँ पर तीर लगाया है, मतलब ये क्षेत्रफल सदिश है, क्योंकि हमें क्षेत्रफल सदिश या क्षेत्र सदिश की जरूरत पड़ेगी वैद्युत फ्लक्स निकालते समय। तो ए का मान यहाँ जब आप दिशा के साथ जोड़ लिए तो 10⁻² जे कैप मीटर स्क्वायर। अब वैद्युत फ्लक्स का सूत्र पता है कि वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। जानबूझ के यहाँ हम लोगों ने एरिया को ए लिखा है, इसके पहले सूत्र लिख रहे थे तो यस वेक्टर लिखे थे। वो केवल इसलिए कि आपको ध्यान रहे कि यस से भी व्यक्त कर सकते हैं, ए से भी व्यक्त कर सकते हैं, या कभी कोई और नया प्रतीक भी कहा जाए तो उसमें आप लिख सकते हो। अगर अलग से बता दिया जाए कि ये चीज यहाँ पर क्षेत्रफल को प्रदर्शित कर रही है तो ठीक है, वहां उससे प्रदर्शित करेंगे। ए के बजाय हम बी से कहें क्षेत्रफल को प्रदर्शित कर रहे हैं तो आप बी से कर सकते हो। तो यहाँ फिलहाल ई वेक्टर का मान ये दिया है, ए वेक्टर का मान ये निकल गया। दोनों का हमने जब अदिश गुणन किया तो इसके पहले भी अभी एक सवाल लगाए थे, उसमें हम लोगों ने लिखा था कि एक ही दिशा वाले जो घटक हैं वो आपस में उनका गुणा होगा, और इस तरह से सारे दिशाओं के घटकों को जोड़ करके, जैसे x अक्ष के घटक के साथ x अक्ष के घटक को गुणा कर लीजिए, y अक्ष के घटक के साथ y अक्ष का, जैसे वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर ax bx, तो x के दोनों घटक हैं, प्लस ay by यानी y अक्ष के अनुदिश a का घटक और y अक्ष के अनुदिश b का घटक। तो यहाँ पर दोनों y अक्ष के अनुदिश के घटक हैं, एक ही दिशा के हैं, गुणा कर लिए तो सीधे इनके आंकिक मानों का गुणा, और जे कैप डॉट जे कैप 1 होता है, चाहे वहां से आप देख लें चाहे सीधे उस सूत्र से। तो ये 500 × 10⁻² और 500 को 5 × 10⁻² लिख सकते हो। तो इस प्रकार से 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। अच्छा, इसी में एक स्थिति हम लोगों ने और लिखी थी कि अगर यह तल वायु अक्ष से 60 अंश का कोण बना रहा हो तब इससे कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो ये तो उस स्थिति में विद्युत फ्लक्स था पृष्ठ से जब हमारा पृष्ठ XZ तल में था। तो इसके दूसरे भाग पर आते हैं, इसी प्रश्न के दूसरे भाग पर। अब इस प्रश्न के दूसरे भाग में क्या था, हमारा जो तल पहले XZ के समांतर था यानी y अक्ष की दिशा में था, उस पृष्ठ के लंब की दिशा y अक्ष की दिशा में थी। अब हम लोग कह रहे हैं कि पृष्ठ y अक्ष से 60 अंश का कोण बना रहा है। ध्यान दीजिएगा, पृष्ठ की दिशा 60 अंश की कोण नहीं बना रही है, पृष्ठ 60 अंश का कोण बना रहा है। तो पृष्ठ का लंब उससे 90 - थीटा उतने का कोण बनाएगा। जैसे मान लो इस ब्लैक बोर्ड के तल में अगर पहले तल था और बाद में यहाँ से आपने 60 अंश ऐसे घुमा दिया, इसकी जो लंब की दिशा होगी या तो इधर होगी या तो इधर होगी। और आप कल्पना करके देखिए कि अगर चाहे आप ये दिशा ऊपर वाली दिशा लो चाहे नीचे वाली, वो 30 अंश होगी, क्योंकि 60 अंश अगर ये पहले से घूमा है और ये लंब ऐसे जा रहा है तो यहाँ लंब तक पहुंचने के लिए पहले 60 अंश आप घूमोगे तो यहाँ पहुंचोगे, और 30 अब बचेगा क्योंकि ये पहले 90 था। तो 90 में से 60 तो घूमे तो आप पृष्ठ की दिशा y अक्ष की दिशा में गए और 30 और बचा है। तो अब फिलहाल क्या है, जब हमारा पृष्ठ y अक्ष से 60 अंश घूम गया है तो पृष्ठ के लंब की दिशा
90 माइनस 60 यानी 30 अंश का कोण बना रही होगी। तो थीटा का मान जो हम लोगों ने जैसे एक सूत्र लिखा था कि फाई डैश बराबर ई ए cos थीटा, या वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस बराबर ई डी एस cos थीटा, तो डी एस की बजाय एक समतल पृष्ठ है, एरिया कह लिए ए। अब यहाँ इस थीटा का मान 30 अंश रखेंगे और ई और ए के मान में, यहाँ ई और ए के ये केवल मान है, इनके हमें दिशा की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि ए डॉट बी बराबर ए बी cos थीटा में ए और बी परिमाण होते थे सदिशों के अदिश गुणनफल में। तो सीधे यहाँ पर परिमाण रखे, अब जे कैप की चिंता नहीं करनी है, ए का परिमाण रखे और cos थीटा यानी cos 30 अंश और 30 अंश cos 30 अंश का मान √3/2 रखे और सरल किए, ये हमारा उत्तर हुआ। यानी ये दूसरी स्थिति में जब हमारा पृष्ठ 60 अंश का कोण वाई अक्ष से बना रहा है तब उस स्थिति में फ्लक्स है। एक आधा सवाल और देखते हैं। तीसरे प्रश्न पर आते हैं। एक अचालक बेलन है और वो एक समान विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में स्थित है। बेलन की अक्ष विद्युत क्षेत्र के समांतर है और ये बताना है कि बेलन से होकर के कुल कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा। इस प्रश्न को अगर हम चित्र के रूप में ऐसे करें, मान लिया कि ये एक बेलन है, बेलन की अक्ष का मतलब इसके जो किनारे हैं, अभी बेलन है तो किनारे वृत्ताकार होंगे, इन वृत्तों के केंद्रों से होकर जाने वाली जो सरल रेखा होगी वो बेलन का अक्ष होगी और हमारा विद्युत क्षेत्र इसी दिशा में है। हमें ये निकालना है कि इस पूरे के पूरे बेलन से होकर के कितना विद्युत फ्लक्स गुजर रहा होगा। देखिए बेलन में अलग अलग स्थानों पर दिशाएं तल की अलग अलग हो सकती हैं, तो हम लोग ऐसा करेंगे, छोटे छोटे पृष्ठखंडों के लिए अलग अलग निकाल लेंगे और बाद में उन सबका योग कर लेंगे तो वो कुल विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। अभी जैसे मुख्य रूप से हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। एक जैसे मान लीजिए इस मार्कर को आप बेलनाकार मान लीजिए, ये किनारा वृत्ताकार, ये किनारा वृत्ताकार और विद्युत क्षेत्र की दिशा इस दिशा में है। इस वृत्ताकार तल की दिशा क्या होगी? इसकी सतह के लंबवत, तो इस तल की होगी इधर की ओर। इस आर को हमने मान लो राइट, दाहिने के लिए आर कहा है, बाएं को लेफ्ट के नाते यल कहा है, तो मान लो ये यल वाली सतह है, ये आर वाली सतह है। और इसके अलावा एक तो ये 2 किनारे तो हो जाएंगे वृत्ताकार, बाकी हो जाएगा ये संपूर्ण ये वक्रीय पृष्ठ, वक्र पृष्ठ। तो यहाँ पर हमारा क्या है, राइट साइड में क्या है, इस वाले तल की जो लंब की दिशा होगी, तल की दिशा होगी वो इस दिशा में होगी, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। अच्छा, उसी तरह बाएं किनारे पर इस तल की दिशा इधर की ओर, यन कैप इधर को है और विद्युत क्षेत्र इधर है, यानी दोनों एक दूसरे के यहाँ फिलहाल विपरीत हैं 180 अंश। यहाँ यन कैप और ई कैप या ई वेक्टर के बीच में कोण 0 अंश। और बाकी स्थानों पर वक्र पृष्ठों पर आप आ जाइए, ये समतल नहीं है तो छोटा कोई एक खंड ले लीजिए। मान लीजिए यहाँ आपने लिया तो उसकी दिशा इधर बाहर की ओर और ये वाली दिशा विद्युत क्षेत्र के साथ लंबवत, कहीं भी लीजिए। मान लीजिए आपने यहाँ लिया तो इसकी दिशा इस दिशा में लंबवत और विद्युत क्षेत्र इधर, ये लंबवत। नीचे कहीं लिया यन वेक्टर यानी क्षेत्रफल में सदिश नीचे की ओर और विद्युत क्षेत्र इधर, तो वक्र पृष्ठ पर आप कोई भी बिंदु लेंगे, सब जगह क्षेत्रफल सदिश या क्षेत्र सदिश उस छोटे पृष्ठखंड के और विद्युत क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के लंबवत होगी। तो हम लोग 3 हिस्सों में निकालेंगे। एक तो जब लंबवत होगी, ई वेक्टर और डीएस वेक्टर के बीच की दिशा अगर लंबवत है तो 2 लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल 0 होता है, ई डी एस cos थीटा, और cos थीटा में थीटा बराबर 90 अंश अगर आप रखोगे तो हो जाएगा 0, 0 से गुणा करोगे तो 0। तो इस प्रकार पूरे वक्र पृष्ठ के द्वारा इसमें कुल चुंबकीय फ्लक्स 0 होगा। इन 2 का और निकाल लेते हैं, देखते हैं। तो इसका आगे देखते हैं कैसे हल करेंगे। अब इस बेलन के अगर हम बाएं पृष्ठ को कैपिटल यल से, यल का मतलब लेफ्ट, और दाहिने वृत्तीय पृष्ठ, बेलन का जो ये वृत्तीय पृष्ठ था किनारे वाला, ये वृत्तीय पृष्ठ, ये वृत्तीय पृष्ठ और ये वक्र पृष्ठ, तो बाएं वाले को यल से और दाहिने वाले को अगर आर से व्यक्त करें तो बेलन से होकर गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स को हम लोग 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। बाएं सिरे से कितना निकला, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस, उसका पूरे का समाकलन कर लीजिए यल यानी लेफ्ट साइड के पृष्ठ के लिए, छोटे छोटे कई खंडों में बांट के अगर आप करते तो। उसी तरह से दाहिने वाले वृत्तीय सतह के लिए वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस, उसका बंद समाकलन राइट के लिए, और ये दोनों किनारे हो गए। अब बीच का बचा ये वक्र पृष्ठ बचा, तो प्लस वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस जो भी पूरा वक्र पृष्ठ के लिए होगा और पूरी बंद सतह के लिए, तो कुल विद्युत फ्लक्स इन तीनों के योग के बराबर होगा। अब बाएं वृत्तीय पृष्ठ के लिए आप बाईं तरफ गौर करिए, विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, इस वाले पृष्ठ की दिशा ये है, तो विद्युत क्षेत्र इस दिशा में
पृष्ठ की दिशा ds वेक्टर की दिशा, उसके विपरीत दिशा, दोनों के बीच 180 अंश का कोण। तो अब E डॉट ds लेफ्ट साइड के लिए आप लिख सकते हो E ds cos 180 अंश, cos 180 अंश का मान -1, तो माइनस। अब देखिए आप यहाँ पर हमने वेक्टर नहीं लगाया है, a डॉट b को हमने ab cos थीटा के रूप में लिख लिया है, तो यहाँ यह परिमाण है, केवल इतना हो जाएगा -e ds। और ये e चूंकि नियत है तो ये समाकलन के बाहर आ जाएगा, तो -e बाहर आ गया, बंद समाकलन ds, और ds का मतलब इस वाली सतह का कुल क्षेत्रफल, बस समाकलन इसका मतलब है इस पूरी सतह का क्षेत्रफल। चूंकि ये पूरी समतल है, छोटे छोटे खंडों में चाहे हम जितने में बांटते सबकी दिशा वही होती, तो ds बंद समाकलन ds लेफ्ट साइड के लिए कितना हो जाएगा, इस वृत्तीय सिरे के क्षेत्रफल के बराबर। मान लिया अगर इस वृत्तीय सिरे का क्षेत्रफल a है, तो ये जो हमारा बंद समाकलन लेफ्ट साइड के लिए ds है वो a के बराबर हो जाएगा, तो -ea हो जाएगा। अब इसी तरह दाहिने तरफ के लिए निकालते हैं कि अच्छा, अगले भाग पर आगे बढ़ने के पहले एक बार ध्यान देते हैं। देखिए, प्रश्न कई बार जब हम हल कर रहे होते हैं तो एक ही बार में पूरा प्रश्न बोर्ड पर नहीं आता है। पूरा प्रश्न अगर एक साथ हम लिखना चाहें तो छोटे छोटे अक्षरों में लिखना पड़ेगा, आपको देखने में थोड़ा दिक्कत होगी। तो वीडियो देखते समय आप बीच बीच में पॉज करके, रोक करके और साथ में लिखते चलें। उम्मीद यही करते हैं कि आप लोग मेहनत कर रहे होंगे। वीडियो केवल टाइम पास के लिए मत देखिए या बढ़ा के मत देखिए कि अच्छा हाँ आज वाले में क्या पढ़ाया गया है। कोशिश करिए साथ में लिखते रहें। और सवाल है तो जैसे एक प्रश्न का कुछ हिस्सा जब एक बार बोर्ड पे डिस्प्ले में शो कर रहा है तो रुक करके उतना लिख लीजिए और पहले आप कॉपी पर लिख लीजिए। उसके बाद फिर वीडियो ऑन करके सुनते रहिए कि अच्छा हाँ क्या कहा जा रहा है। फिर जब सीन फिर बदल जाए, व्यू फिर बदल जाए, तो आगे फिर आप रोक करके फिर अगले पेज का लिख लीजिए और फिर उसके बाद जब लिख लीजिए तब उसके बाद वीडियो ऑन करके सुनना शुरू करिए। तो थोड़ा गंभीरता से, मेहनत से पढ़ाई लिखाई करते रहिए, क्योंकि अभी जब तक विद्यालय रेगुलर नहीं खुल रहे हैं हम लोग ऐसे ही अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। तो दूसरे भाग पर आते हैं। बेलन का जो दाहिनी तरफ वाला पृष्ठ था वहां यस ds वेक्टर की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों समान दिशा में है, तो उनके बीच का कोण 0 अंश है। तो वेक्टर E डॉट ds में E ds cos थीटा की जगह cos 0 अंश हो जाएगा। cos 0 अंश का मान +1 होता है, तो ये बचेगा E ds। और ये राइट साइड के लिए है, r फार राइट, दाहिने पृष्ठ के लिए बेलन के। तो इसका मतलब उसी तरह जैसे पिछले बाएं पृष्ठ में किए थे कि E नियत है तो E को आप समाकलन के बाहर ले लिए। अब E और बंद समाकलन ds बचा। बंद समाकलन ds क्या है, दाहिनी तरफ के जो भी छोटे छोटे हम पृष्ठखंड लेते उन सभी का योग, और उन सभी छोटे पृष्ठखंडों का योग क्या होगा, इस वाले वृत्तीय सतह का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल मान लिया था हमने कि मान लो कैपिटल A है। जैसे बाईं पर तरफ के लिए A माना था, बेलन है तो बेलन की जो दोनों सतहें हैं बराबर क्षेत्रफल की हैं, तो A अगर है तो ये ठीक है, EA। ये हो गया समीकरण 3 कि जो राइट साइड से होकर गुजरने वाला फ्लक्स है दाहिने वाले वृत्तीय सिरे से वो EA है, यानी +EA। समीकरण 2 में हम लोगों ने लिखा था कि बाएं वाले से जो गुजरने वाला था वो -EA था। और तीसरा एक हिस्सा और बच रहा है कि अगर आप वक्र पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर देखें तो वहां पर जो सतह की दिशा है, यानी ds वेक्टर की दिशा या m कैप सतह के लंबवत दिशा में एक अंक सदिश, वो और E वेक्टर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। तो लंबवत है तो E डॉट ds में जब आप E ds cos थीटा करोगे तो cos थीटा में cos 90 अंश आ जाएगा, और cos 90 अंश का मतलब 0 आ जाएगा। अब हमारे पास आप गौर करिए 4 समीकरण है। पहले समीकरण में हम लोगों ने लिखा था कि कुल वैद्युत फ्लक्स वो 3 हिस्सों से मिलकर बना होगा। एक E ds का समाकलन बाएं पृष्ठ के लिए, एक E ds का समाकलन दाहिने पृष्ठ के लिए, और एक E डॉट ds का समाकलन पूरे वक्र पृष्ठ के लिए। फिर हम लोगों ने क्या किया, तीनों पृष्ठों के लिए अलग अलग निकाला कि बाएं वाले का मान कितना है, तो समीकरण 2 से पता चला कि वो -EA है। दाहिने वाले पृष्ठ का देखें तो समीकरण 3 से पता चला कि वो +EA है। और चौथे समीकरण में देखें वक्र पृष्ठ के लिए, तो वक्र पृष्ठ के लिए कुल वैद्युत फ्लक्स 0 है। अब इन तीनों को आप जोड़ दीजिए, समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण 4 से जो मान मिले हैं इनको आप रख दीजिए समीकरण 1 में। तो 2, 3 और 4 से जो मान मिले हैं जब समीकरण 1 में आप रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका उत्तर 0 आ रहा है। अच्छा, एक बात और, ये कई बार हम लोग थोड़ा सा आपको कठिन लग सकते हैं प्रश्न, ज़्यादातर इनमें से ऐसे प्रश्न हैं जो NCERT में दिए हुए हैं
तो यह परीक्षाओं में इसके पहले आए हैं। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि खाली सरल प्रश्न लिख करके 2-4 हम लोग फॉर्मेलिटी ना पूरा करें, कुछ अच्छे स्तरीय प्रश्न हल करने की कोशिश करें, क्योंकि परीक्षा में ऐसा नहीं है कि वही आएगा जो आपको पूछा जाता है। परीक्षा तो अपने हिसाब से होगी, फिर परीक्षा जैसे भी हो हम लोग अपनी तैयारी अच्छे हिसाब से रखें। तो अभी इस प्रश्न के अगले हिस्से पर आते हैं, जिसमें हम इन तीनों को जोड़ेंगे। और ये तीनों मान रख करके जब आप जोड़ते हैं समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण 4 में जो आपको लेफ्ट साइड, राइट साइड और वक्र पृष्ठ के लिए मान मिले थे, इनको जब आप रख करके जोड़ते हैं तो बेलन से होकर गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स का मान आप देखते हैं कि शून्य हो जाता है। ये दोनों कट जाएंगे और एक तो शून्य था ही। वास्तव में किसी भी आकार के चालक के लिए जिसके अंदर कोई आवेश न स्थित हो, जब आप उसको एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हो तो उससे होकर गुजरने वाले कुल फ्लक्स का मान शून्य होगा। तो इसके बाद फिर आगे देखते हैं।